तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? ऑब्वियसली एल्गी से स्टार्ट करेंगे, है ना? तो प्लांट किंगडम हम लोग स्टार्ट करते हैं। Give me one second, चेक करने दीजिए। ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कि प्लांटेई होते क्या हैं, थैलोफाइटा क्या होता है। ठीक है। देखो पहले बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग ये बात करने वाले हैं कि आखिर ये प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा क्या होते हैं, थैलोफाइट्स क्या होते हैं, थैलस क्या होती है। तो कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली बात करेंगे एल्गी की। ठीक। हुँ, क्लासिफिकेशन पहले बात चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। तो कई बारी आप समझेंगे व्हाट इज़ थैलस लाइक बॉडी? थैलस क्या होता है? सर कोई अनडिफरेंशिएटेड टाइप बॉडी। ओके, राइट, ठीक है। तो जो जिनमें थैलस लाइक बॉडी पाई जाती है ना? द प्लांट व्हिच हैव थैलस लाइक बॉडी, उन्हें हम एक ग्रुप में रखते हैं एंड वी कॉल देम थैलोफाइट। ठीक है। तो देखो थैलोफाइटा क्या होता है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे तो सबसे पहले प्रिमिटिव और स्टार्ट में जो प्लांट जैसे स्ट्रक्चर थे, जो प्लांट जैसे हमें दिखाई देते थे, जो कि हम प्लांट स्ट्रक्चर कहते हैं, वो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनको कि हम थैलस लाइक बॉडी कहते हैं। जैसे पहले एल्गी की बात की जाए, तो एल्गी में कुछ यूनिसेल्युलर, अगर मैं एल्गी की बात करूँ, तो ये ग्रीन एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास। अभी हमें नाम-वाम से कोई लेना-देना नहीं, ये ग्रीन एल्गी। अब इस ग्रीन एल्गी में है तो ये प्लांट, राइट? और आप ये डिफाइन नहीं कर सकते, तो दिस इज़ क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। और है क्या? ये इट्स अ टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी। यहाँ पर ये डिफाइन कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कहाँ पर लीव्स है, कहाँ पर स्टेम है, कहाँ पर रूट है। तो जब आप किसी प्लांट में ये चीज़ें डिफाइन ना कर पाएँ, तो हम ये कहेंगे दिस इज़ थैलस लाइक बॉडी, लाइक बॉडी, ठीक है? सो व्हेन क्या-क्या अनडिफाइंड है? अनडिफाइंड, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। प्लांट जब स्टेम, लीव्स और रूट में डिफरेंशिएटेड ना हो, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? थैलस लाइक। यहाँ पर थैलोफाइटा में मेनली तो हम लोग एल्गी को कहते हैं। तो देखो थैलस लाइक बॉडी पाई किन में जाती है। जैसे कि आप देखेंगे मेनली थैलस जैसी जो बॉडी होती है, जहाँ पर प्रॉपर रूट, शूट और स्टेम का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ये बॉडी या तो पाई जाती है एल्गी में एंड नॉट ऑल, सम ब्रायोफाइट, सम ब्रायोफाइट्स। तो यहाँ पर एल्गी और ब्रायोफाइट्स में हम थैलस देखते हैं। ठीक है ना? क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया थैलस क्या होता है? यस सर। ठीक है। तो ये हो गई थैलस लाइक बॉडी, है ना? अब दूसरी बात करते हैं कि एवोल्यूशन कैसे-कैसे हुआ और हम एवोल्यूशनरी ट्रेंड को कैसे-कैसे पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन तो अभी मैं बताऊँगा और आपको नोट करने के लिए, जो आपको नोट करना हो, आपको लगे कि नोट करते जाना चाहिए, आप उसको नोट करते जाइए। ठीक है? अब देखो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट चीज़ में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले आए कौन? एल्गी। तो एल्गी दे आर द फर्स्ट प्लांट, है ना? तो सबसे प्रिमिटिव प्लांट है, एल्गी है। एल्गी में भी बता सकते हो सबसे एडवांस एल्गी कौन-सा होगा? एडवांस्ड एल्गी। सबसे एडवांस एल्गी। सबसे बैकवर्डेड एल्गी कौन-सा होगा? सबसे बैकवर्ड तो थैलोफाइटा होगा। एल्गी कौन-सा होगा? थैलोफाइटा में तो एल्गी भी आ जाएगा और आपको ये भी आ जाएगा, ब्रायोफाइट्स भी आ जाएँगे। देखो,
एल्गी में सबसे पहले एल्गी आए होंगे रेड एल्गी, उसके बाद दूसरे एल्गी में कौन आए होंगे, ये बाद में बात करेंगे, हालाँकि मैं साथ-साथ बताता जाता हूँ, ब्राउन एल्गी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये हम लोग जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद कौन आया होगा, ग्रीन एल्गी। तो अगर मैं बात करूँ कि एल्गी में सबसे एडवांस कौन है, तो भाई एल्गी में तो सबसे एडवांस ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब देखिए डेवलपमेंट हुआ कैसे, है ना? तो यहाँ पर क्या-क्या एल्गी में नहीं पाया जा रहा, है ना? डू नॉट हैव डू नॉट हैव रूट, स्टेम, शूट। आप डिफरेंशिएट नहीं करते, तो क्या है? दिस इज़ थैलस लाइक बॉडी, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। और क्या-क्या नहीं है? नो सीड, नो सीड, नो फ्लावर, ठीक है? नो फ्रूट, ऐसी भी कोई चीज़ इनमें नहीं पाई जाती, ठीक है? तो बस दे आर थैलस लाइक बॉडी, लेकिन इनमें प्लांट की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। एक और खास बात, डू नॉट हैव जाइलम फ्लोएम जैसी भी कोई चीज़ इनमें नहीं पाई जाती। दे डू नॉट हैव कंडक्टिंग टिश्यू। अगर मैं कंडक्टिंग टिश्यू की बात करूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ जाइलम या फ्लोएम की। दे डू नॉट हैव कंडक्टिंग टिश्यू। जहाँ पर आपको कोई चीज़, ये मैं जो लिख रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा है ना? दिख रहा है, लेजिबल है? Yes, sir. ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ा-सा डेवलपमेंट और हुआ। पहले मेरी बात को पेशेंटली सुनिएगा, फिर आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद और डेवलपमेंट हुआ और कुछ इनसे ज़्यादा एडवांस प्लांट आए। अब देखो एल्गी की खास बात क्या थी कि एल्गी मेनली मेजॉरिटी ऑफ एल्गी दे आर फाउंड ऑन वाटर। अब प्लांट लाइफ वाटर से निकल करके लैंड में आई, है ना? तो इसके बाद ब्रायोफाइट्स आए। ब्रायोफाइट्स में कई तरह के ब्रायोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन हालाँकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा थोड़ा-सा, है ना? मॉसेस दे रखे हैं अलग से। इसमें एंथोसेरॉस नहीं है, एक क्लासिफिकेशन का एक मेंबर नहीं है। तो ब्रायोफाइट्स में भी क्या खास बात थी, इनमें दे हैव व्हाट इज़ स्पेशलिटी की वहाँ से यहाँ पे डेवलपमेंट किया। दे हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन रूट अभी भी नहीं है। दे हैव लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, दे हैव लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। लीफ के जैसे स्ट्रक्चर होती है, उनको यहाँ पे हम स्केल कहते हैं, बट नो स्टेम, लेकिन स्टेम जैसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती, है ना? फिर दूसरा क्या है? दे आल्सो हैव थैलस लाइक बॉडी, थैलस लाइक बॉडी। इनमें आपको थैलस लाइक बॉडी दिखाई देगी, लेकिन बट सम फॉर्म्स सम फॉर्म्स हैव लीफलेट एंड राइज़ोइड, ठीक है? तो इनमें कुछ फॉर्म्स होंगे जिनमें लीफलेट्स आपको दिखाई देंगे, राइज़ोइड दिखाई देंगे, लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, नॉट एक्ज़ैक्टली लीफ, इनको हम एक्ज़ैक्टली लीफ नहीं कहेंगे, ठीक है? यहाँ पर भी क्या हुआ? नो सीड, फ्लावर और फ्रूट, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? ब्रायोफाइट्स में भी आप देखेंगे यहाँ पर नो कंडक्टिंग टिश्यू, किसी भी तरह का कंडक्टिंग टिश्यू नहीं पाया जाएगा, है ना? इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब आते हैं भाई तीसरे नंबर पर। इनके बाद हज़ारों साल के बाद एक थर्ड कैटेगरी ऑफ प्लांट्स आए, जिनको कि हमने कहा टेरिडोफाइट्स। तो अब तीसरे सीक्वेंस में, हाँ, ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। रीज़न ये होता है कि ये लैंड और वाटर दोनों में पाए जाते हैं। दूसरी खास बात, सॉरी, वाटर में नहीं पाए, लैंड और मॉइस्ट एरिया में पाए जाते हैं। तीसरी खास बात होती है कि ये विदाउट वाटर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लाइक एम्फीबियन, इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इसके बाद आते हैं टेरिडोफाइट्स। अब भाई टेरिडोफाइट्स की क्या खास बात थी? देखिए, टेरिडोफाइट्स जब हमारे आए, तो टेरिडोफाइट्स की खास बात क्या थी? दे हैव स्टेम, रूट एंड लीव्स प्रेजेंट। अब देखिए, यहाँ पर डेवलपमेंट क्या हुआ? स्टेम, रूट और लीफ डेवलप हो गई। यहाँ पे स्टेम, रूट, लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे और यहाँ पर स्टेम, रूट और लीफ जैसी कोई चीज़ नहीं थी। एक डेवलपमेंट हुआ। दूसरी खास बात क्या हुई? दे हैव प्लांट लाइक बॉडी। यहाँ पे थैलस लाइक बॉडी नहीं है। दे हैव प्लांट लाइक बॉडी। तो इनके अंदर प्लांट जैसी बॉडी दिखाई देने लगी, प्लांट लाइक बॉडी। तीसरी खास बात क्या थी?
यहां पर भी अभी नो सीड, स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है, नो फ्लावर, ये यहाँ पे अभी भी डेवलप नहीं हो पाया, एंड नो फ्रूट्स। तो यहाँ पर ये चीजें डेवलप नहीं हो पाई, लेकिन इनमें वाटर कंडक्ट करने के लिए टिश्यूज का फॉर्मेशन, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता, ब्रायो में भी कोई भी कंडक्टिंग टिश्यू नहीं पाया जाता। दे हैव कंडक्टिंग। यहाँ पर एग्जैक्टली इनको हम जाइलम फ्लोएम नहीं करेंगे, दे हैव कंडक्टिंग टिश्यू स्टील। तो यहाँ पे जाइलम फ्लोएम का मिक्स एक स्ट्रक्चर, जाइलम फ्लोएम जैसा ही एक स्ट्रक्चर जिसका कि फंक्शन फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना था, उसे स्टील कहते हैं, इसे स्टीलर सिस्टम कहते हैं। हम लोग इसे पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? डेवलपमेंट समझ में आया? यस सर। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ, फिर स्लाइड में बैक कर दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। अब देखो, ब्रायो के बाद कौन से प्लांट आए? फिर से हजारों साल तक डेवलपमेंट होता रहा और फोर्थ कैटेगरी के प्लांट आए, जिनको कि हमने कहा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब आ गए जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स। हाँ, जिम्नोस्पर्म्स आ गए। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म मींस होता है सीड। तो यहां पर क्या है? इट हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट। तो यहां पर रूट, स्टेम और लीव्स पाई जाती हैं। फिर क्या खास बात है? सीड आर प्रेजेंट, सीड आर प्रेजेंट बट नॉट कवर्ड। ठीक है, और क्या खास बात हुई? नो फ्लावर। फ्लावर भाई साहब यहाँ पे भी अभी डेवलप नहीं हुआ, एंड फ्रूट। फ्लावर और फ्रूट जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बनते। और क्या खास बात होती? दे हैव डेवलप्ड, दे हैव डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम एज कंडक्टिंग टिश्यू। तो यहाँ पर कंडक्टिंग टिश्यू में जाइलम फ्लोएम का डेवलपमेंट हो गया। आप देखिए, नाउ इट कम्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट मॉडर्न काइंड ऑफ द प्लांट, दे आर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब इसके बाद और डेवलपमेंट हुआ और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है? देखिए, एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनमें रूट भी पाया जाता है, स्टेम भी पाया जाता है एंड लीव्स भी पाई जाती है ना? और खास बात क्या होती है? सीड आर प्रेजेंट, और ऊपर वाले में क्या है? नॉट कवर्ड। लेकिन यहाँ पे सीड आर प्रेजेंट एंड कवर्ड। सीड यहाँ पे कवर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। और क्या खास बात है? तो यहाँ फ्लावर और फ्रूट नहीं है, दे बियर फ्लावर एंड फ्रूट प्रेजेंट। ठीक है, फ्लावर और फ्रूट भी बियर करते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम, इनमें वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम, एंड दे आर दी मोस्ट मॉडर्न प्लांट। तो सबसे ज्यादा मॉडर्न प्लांट ये। तो ये कहानी थी पूरे के पूरे एवोल्यूशन की और डेवलपमेंट। क्लियर है? समझ में आ गया कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ? यस सर। ठीक है, इसको नोट करो, क्या क्या कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। राइटिंग थोड़ी गंदी है, समझ में आ रहा है ना? लेकिन यस सर। ठीक है, सर आप एल्गे फिर से बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता देते हैं। देखो, मैं जल्दी से बता देता हूँ और नोट करो जल्दी से, है ना? एल्गी में क्या खास बात थी? ये सबसे प्रिमिटिव प्लांट है और ये सबसे पहले आने वाले प्लांट है। यहाँ पर ऐसे प्लांट, इसके पहले मैंने बताया, वो प्लांट जिनमें रूट, स्टेम और लीव्स आप डिफाइन ना कर पाए, उनको थैलस कहा जाता है। दे डू नॉट हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स। यहाँ पर आप बता नहीं सकते कि स्टेम, रूट और लीव्स कहाँ पर है। दे हैव थैलस लाइक बॉडी, इसलिए इस बॉडी को हमने थैलस लाइक बॉडी कहा। नो सीड, नो फ्लावर, नो फ्रूट। ना सीड बनते हैं, ना फ्लावर बनते हैं, ना ही फ्रूट बनते हैं। दे डू नॉट हैव कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू की बात यहाँ पे की जा रही, मींस जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम जैसा कोई कंडक्टिंग टिश्यू नहीं पाया जाता। ठीक है, ब्रायोफाइटा समझ में आ गया था? सर मैंने लेट ज्वाइन किया था तो मैंने फर्स्ट और सेकंड मिस कर दिया था। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ? एल्गी एक्वेटिक प्लांट है, मेनली एक्वेटिक, मेजॉरिटी ऑफ देम एक्वेटिक। तो इससे और ज्यादा एडवांस प्लांट है, उनको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। ब्रायोफाइट वो प्लांट थे जिनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गए, लेकिन रूट अभी भी डेवलप नहीं हुई। लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गए, लेकिन लीफ नहीं डेवलप, बट स्टेम नहीं पाया जाता। दे हैव थैलस लाइक बॉडी, लेकिन सम फॉर्म्स हैव लीफलेट एंड राइजोइड। कुछ फॉर्म्स में लीफलेट मतलब लीफ जैसी बॉडी और राइजोइड मतलब रूट जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है।
but still they do not have seed, no flower, no fruit. They do not have conducting tissue. उसके बाद फिर टेरिडोफाइटा और डेवलपमेंट प्लांट है, डेवलप्ड प्लांट है, स्टेम, रूट, लीव्स प्रॉपर डेवलप हो गया, प्लांट लाइक बॉडी डेवलप हो गई, थैलस लाइक बॉडी नहीं है इनमें, सीड तो प्रेजेंट नहीं है, फ्लावर भी प्रेजेंट नहीं है और फ्रूट भी प्रेजेंट नहीं है, बट दे हैव कंडक्टिंग टिश्यूज, उसको हम लोग स्टीलर सिस्टम। अब नोट जल्दी से इसको नोट कीजिए। डन? Yes, sir. ओके, अगली स्लाइड करूं? नेक्स्ट स्लाइड भी नोट कीजिए, ये लीजिए नेक्स्ट स्लाइड। Yes, sir. ठीक है, तो समझ में आ गया ना सबको? क्लियर है भाई? Yes. ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्लासिफिकेशन में आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में प्लांट क्लासिफिकेशन, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन। तो ये था एवोल्यूशनरी ट्रेंड, है ना? अब आपसे इसको समझ में अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्लांट्स का एवोल्यूशन हुआ और कैसे प्लांट इवॉल्व हुए। ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब देखिए, तो एवोल्यूशनरी ट्रेंड में हमने कैरेक्टरिस्टिक देख लिया कि कैसे प्लांट इवॉल्व हुए। अब देखिए, देखो अभी क्या है कि यहाँ पर प्लांट किंगडम जो है, प्लांट किंगडम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले कौन से हैं? सबसे पहले मैंने बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स और दूसरे बोलते हैं फेनोरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं? व्हाट डज इट मीन बाय क्रिप्टोगेम्स? देखो, क्रिप्टोगेम मींस होता क्या है? ये लैटिन टर्म, इसको ब्रेक कर लेते हैं। सर, जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होते हैं जिन प्लांट्स राइट 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 राइट। देखो, क्रिप्टो मींस होता है हिडन और गैम्स मींस होता है, एक गैमी वर्ड है, गैमी मींस होता है मैरिज, ठीक है? इसका एक्चुअल में मतलब होता है हिडन मैरिज, है ना? तो ये इसलिए बोलते हैं दे हैव अनकॉन्स्पिक्यूअस। अनकॉन्स्पिक्यूअस क्या होते हैं? ऐसे छोटे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिनको आप देख ना पाओ। तो दे हैव वेरी स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बहुत छोटे होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये देख पाना बहुत मुश्किल होता है, दे आर माइक्रोस्कोपिक, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेम्स। दूसरे आते हैं फेनोरोगेम्स, है ना? फेनोरोगेम्स क्या होते हैं? व्हाट आर द फेनोरोगेम्स? जिनके वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। दे हैव
well developed, they have well developed and conspicuous जिनको कि आसानी से देखा जा सके, रिकॉग्नाइज किया जा सके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनको हम फेनेरोगेम्स बोलते हैं। तो क्रिप्टोगेम्स वो होते हैं जिनमें स्मॉल एंथ्रीडिया बनता है, ओगोनिया बनता है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आप देखने के लिए। इसमें सबसे पहला आता है आपको थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में मैंने आपको बता दिया जिनमें थैलस लाइक बॉडी पाई जाती है। थैलोफाइटा में जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में सिर्फ आप देख पा रहे हैं, प्लांट के में तो एल्गी ही सिर्फ आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने फंजाई और लाइकेन को हटा दिया, इसे हमने रिमूव कर दिया। दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ थैलोफाइटा, लेकिन थैलोफाइटा में इनको हम इंक्लूड करते हैं। क्यों? यहाँ पर भी रूट स्टेम स्ट्रक्चर जैसी कोई चीज नहीं बनती, यहाँ पे भी ऐसा होता है, दे हैव थैलस लाइक बॉडी। तो यहाँ पर सबसे पहले आया हमारा एल्गी, उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं ब्रायोफाइट्स, है ना, तीसरे नंबर पर टेरिडोफाइट्स, और उसके बाद फिर फेनेरोगैम्स आ जाते हैं, जिम्नोस्पर्म जिसमें बड़ा सा कोन होता है, रिप्रोडक्टिव मेल और फीमेल कोन होता है, दूर से दिखाई देता है, जिम्नोस्पर्म आ गए, और फिर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भी हमने डिवाइड किया मोनोकॉट और डाइकॉट को। ऐसा माना जाता है द मोनोकॉट और मोस्ट एडवांस प्लांट, इसमें भी डाइकॉट और मोनोकॉट होते हैं, और मानते हैं कि मोनोकॉट ज्यादा एडवांस। ठीक है भाई, यस सर। ये इसको मत नोट करना, चलो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, आप इसको नहीं नोट करोगे, दिस पार्ट। इसको नोट कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यस सर। ठीक है, एल्गी में भी मैंने सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले रेड एल्गी आए होंगे, फिर ब्राउन एल्गी, फिर ग्रीन एल्गी। तो चलिए अब हेडिंग डालिए एल्गी, एल्गी फर्स्ट। तो एल्गी में चलो पहले एल्गी डालो हेडिंग, सबने कर लिया ना, मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। यस सर। एल्गी है ना, नोट करो एल्गी। एल्गी की सबसे खास बात क्या होती है, नोट करेंगे, दे आर दी सीवीड, दे आर दी सीवीड। ये क्या है? सीवीड है, मतलब ओशंस पे पाई जाती हैं। नोट करेंगे, दे आर दी सीवीड एंड they do not have, important है, अंडरलाइन करेंगे, they do not have embryo stage, they do not have, सबसे इंपॉर्टेंट, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, they do not have embryo stage, इसमें एम्ब्रियो स्टेज नहीं पाई जाती है इनकी लाइफ साइकिल में, they do not have embryo stage and presence of non jacketed reproductive organ। क्या मतलब हुआ इसका? ऑर्गन, देखो चलो मैं बता देता हूँ, ये समझने लायक चीज है ना। देखो यहाँ पर क्या है, अगर कोई एल्गी है तो एल्गी में मैं मान लेता हूँ कि ये उसका फीमेल गैमीट है ना, मतलब ये क्या है, oospore है ना, और ये इसका स्पर्म है या मेल गैमीट है ना, मेल गैमीट। यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट के चारों तरफ प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज नहीं पाई जाती। लेकिन जब हम ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे तो ब्रायोफाइट में आप देखेंगे कि ये तो हो गया क्या, oospore या oogoनियम, जिसको आप एग बोलते हैं, है ना, तो ये वाला एग हो गया, और एग के चारों तरफ, है ना, यहाँ पर ये एग चारों तरफ से कुछ सेल से घिरा हुआ होता है या कवर्ड होता है। ये जो सेल से घिरा हुआ होता है या कवर्ड होता है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड जैकेट, है ना,
जैकेट का काम क्या होता है, ये एग को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये कैसा ऑर्गन है, दिस इज जैकेटेड, और यहाँ पर जैकेट जैसी कोई चीज नहीं पाई तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन जैकेट। नॉन जैकेटेड। ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक और चीज, ये टर्म आपको बार बार मिलेंगे इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैकेटेड, अच्छा यहाँ पर ये जो एग है यही जाकर के तो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बाकी जैकेट वाली सेल तो नहीं पार्टिसिपेट करेंगी ना, क्या यस जी, सर। है ना। तो यहाँ पर जो एग वाली सेल्स हैं ये पार्टिसिपेट करेगी, जैकेट की सेल्स नहीं पार करेगी। तो जैकेट जिन सेल से बना होता है इनको क्या बोलेंगे, स्टेराइल सेल्स। ठीक है, और एग क्या हो गया, दिस इज फर्टाइल सेल। आपको मेरी बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि जब हम ब्रायो और टेरिडो की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे oospore is surrounded by sterile cells which makes jacket and that's why they are the jacketed sex organ। अभी समझ में आ गया ना? अगर ऐसा लिखा होगा आप समझ जाओगे। नोट करो इसको, नोट करो। आपको इसको ये एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा नहीं, ये आपको बुक पे नहीं मिलेगा। दैट्स वेरी कंफ्यूजिंग। बच्चे समझ में नहीं पाते कि लैंग्वेज क्या रही है, और ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिए होते हैं बहुत सारी जगह। ठीक, तो ड्रॉ कीजिए और नेक्स्ट पॉइंट नोट। सर हाँ बेटा बोलो। सर उस पेयर हमारा नॉन जैकेटेड होता है। हाँ, oosphere हमारा नॉन जैकेटेड एल्गी में। ओके सर। oospore या इसको सीधे एग भी लिख सकते हो। एल्गी में नॉन जैकेटेड होता है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो धीरे धीरे जैकेटेड होने लगेगा। ठीक भाई, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट। they are usually aquatic and found in both marine water found in both marine water or found in both marine water or in fresh water। फ्रेश वाटर में जो नॉन सैलाइन वाटर होता है उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं, मरीन वाटर और इन फ्रेश वाटर। अ वेरी फ्यू एल्गी आर टेरेस्ट्रियल, अ वेरी फ्यू एल्गी आर टेरेस्ट्रियल। वही जो हमारे घरों में बारिश के टाइम पे वॉल में लग जाती है, प्लांट्स में आपको पेड़ों की ट्रंक पे दिखाई देती है, वो सब टेरेस्ट्रियल एल्गी हैं। अ वेरी फ्यू एल्गी आर टेरेस्ट्रियल, फाउंड ऑन wet rocks, trunk of trees and moist soil। Next point, plant body is thallus like structure, that is no differentiation, plant body is thallus like structure, that is no differentiation in root, stem and leaves। no differentiation is root, stem and leaves। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, body is covered by mucilage। बॉडी इज कवर्ड बाय, आप देखो ये म्यूसिलेज क्या होता है, ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है। तो एल्गी जो होता है वो जेल लाइक सब्सटेंस से कवर्ड होता है, इसका आउटर स्ट्रक्चर। क्या खास बात क्या होती है, क्यों ये जेल जैसे कवर्ड होता है? पहली बात तो ये टेस्टी नहीं होता है ना, तो टेस्ट ना होने की वजह से ये क्या होता है, इसको फिशेस वगैरह खाती नहीं है, तो ये उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो पहला काम ये होता है, ऐसे बहुत सारी मैक्सिमम फिशेस इनको नहीं खाती हैं, तो प्रोटेक्ट करने का काम करता है।
दूसरा क्या होता है, अगर वाटर की कहीं पे कमी हो गई तो एल्गी को सूखने से बचाता है, तो इट प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन, इट प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन, या ये कहें रेदर देन हाँ डेसिकेशन ही कहेंगे, जस्ट मिनट, प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन। एक और चीज है, वाटर के अंदर कोई भी प्लांट सड़ जाएगा, तो वाटर के अंदर बहुत सारे प्लांट होते हैं, आपको पता हो, सब डिके हो जाते हैं, तो ये वाटर का जो डिकेइंग इफेक्ट है उससे बचाता है, एंड प्रिवेंट फ्रॉम डिकेइंग इफेक्ट ऑफ वाटर। तो नोट करेंगे, द बॉडी इज कवर्ड विथ म्यूसिलेज, इट इज जेल लाइक स्ट्रक्चर which prevent algae, it is gel like structure which prevent algae from decaying effect of water, from decaying effect of water, decaying effect of water, comma, desiccation, desiccation, and protect from animals. Next point, vascular system are like xylem and phloem, vascular system like xylem and phloem are absent, vascular system like xylem and phloem are absent. Next point, there is no mechanical tissue. Mechanical tissues क्या होते हैं? There is no mechanical tissues. Mechanical tissues क्या होते हैं? वुड में, लकड़ी में, वुड में उसको स्ट्रेंथ देने वाले टिश्यूज कौन से होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। वेरी गुड, स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या करते हैं, वो मजबूती देने का काम करते हैं, दे आर मैकेनिकल टिश्यू। एक और होते हैं, जैसे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें लकड़ियां नहीं पाई जाती, मतलब वुड नहीं होते, नॉन वुडी होते, बट उनका स्टेम कमजोर नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे पपाया, तो पपाया का जो स्टेम होता है दैट इज नॉन वुडी, उसपे वुड जैसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है ना, लेकिन पपाया जो होता है वो उसमें स्क्लेरेनकाइमा नहीं होते, बट बहुत काफी मजबूत होता है, तो इसीलिए उसमें पाए थे कोलेनकाइमा। तो यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा दे आर मैकेनिकल टिश्यूज। ऐसे कोई भी टिश्यूज में नहीं पाए जाते जो कि इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराए, ठीक है ना। प्रॉपर सिंपल टिश्यू पैरेनकाइमा टिश्यू सिर्फ पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो देयर इज नो मैकेनिकल टिश्यू एंड बॉडी इज फ्लेक्सिबल। न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेटिक, न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेटिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, तो कैसे हैं? फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, सिंथेटिक। तो क्या होता है इनमें? दे हैव क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तो भाई साहब पाया जाता है, दे हैव क्लोरोप्लास्ट बट ग्रेना आर एब्सेंट। मेरी बात को आप समझे, ग्रेना नहीं पाए जाते। तो क्लोरोप्लास्ट तो पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेना होते, ग्रेना जानते हो ना? हाँ जी, जल्दी बताओ। थाइलाकॉइड्स में ग्रेना, राइट, थाइलाकॉइड्स इस तरह के मिलकर के ग्रेना बनाते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें नहीं पाया जाता है, ये इनको हम ग्रेना कहते हैं। तो ग्रेना जैसे स्ट्रक्चर इनमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब क्या है? कम डेवलप्ड है। दे कंटेन क्लोरोफिल ए, ये भी बैकवर्डेड क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, कैरोटीन and xanthophyll, they contain chlorophyll A, carotene and xanthophyll as pigment. Next point, vegetative and asexual mode of reproduction, vegetative and asexual mode of reproduction
are most common. Vegetative and asexual mode of reproduction is most common. Next point. Sexual reproduction involve isogamy. पता है ना? Yes, sir. Isogamy and isogamy हम लोग एल्गी में फंजाई में पढ़ चुके हैं. Anisogamy and oogamy. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे तीनों तरह से होता है. आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ooगैमी. नेक्स्ट, ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता चुका हूं. एम्ब्रियो स्टेज इज एब्सेंट. एम्ब्रियो स्टेज इज एब्सेंट. ठीक है. अब यहां पर कुछ एल्गी की इंपॉर्टेंस है, यूजेबिलिटी है, इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ना. तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि एल्गी को अपन कहाँ कहाँ यूज करते हैं. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से भी नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन. तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. तो कुछ एग्जांपल हैं, मैं आपको उतने एग्जांपल लिखाऊंगा जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन वो आपको याद होने चाहिए. ठीक है. अगर आपको नहीं याद होंगे देन यू विल लूज मार्क्स. ठीक है. तो आप याद रखिएगा, मैं आपको कोई भी एक भी फालतू एग्जांपल नहीं लिखवाने वाला. तो सबसे पहला आता है क्लोरेला. क्लोरेला स्पेलिंग में लिखता हूं, समझ में आ रही ना? और Yes, sir. क्लोरेला क्या है ये मैं ये भी बता दूंगा है क्या. ये ग्रीन एल्गी है. एक और एल्गी है, उसका नाम है स्पाइरुलिना. सुना है क्या नाम? No, sir. स्पाइरुलिना नहीं सुना? स्पाइरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी दीजिए. ठीक है. चलो पहले बताता हूँ. अच्छा, क्लोरेला सुना है क्या किसी ने? Yes, sir. क्या कहाँ यूज होता है दीदी? तो यूज तो नहीं पता, बस बुक्स में पढ़ा था. चलो गुड गुड. तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिएगा. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और दोनों ही नीट में बहुत बार पूछेगा, बड़ा कॉमन टाइप का क्वेश्चन है. क्लोरेला और स्पाइरुलिना दोनों को भाई साहब हम लोग कहते हैं मिला करके स्पेस एल्गी. इनको स्पेस एल्गी कहा जाता है. ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल अलग अलग मिलेंगी, बुक्स में भी आपको अलग अलग मेंशन है. और बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं कहीं दिया होता है ऑप्शन दिया स्पेस एल्गी और कहीं आंसर दिया क्लोरेला, कहीं दिया है ये स्पाइरुलिना. अब बच्चों को पता है, बोले कि सर आपने बोला कि स्पाइरुलिना है स्पेस एल्गी, तो बोले नहीं सर आप स्पाइरुलिना नहीं क्लोरेला है, मैंने पढ़ा था. ठीक है. तो वो भी सही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल उसने जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि दोनों ही को स्पेस एल्गी बोलते हैं. तो स्पेस एल्गी इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों को हम लोग ले जाते हैं साथ में स्पेस क्राफ्ट में. तो स्पेस क्राफ्ट में इनको ले जाया जाता है. क्यों ले जाया जाता है? स्पाइरुलिना क्या करता है? स्पाइरुलिना इस पूरी अर्थ में इससे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट किसी भी फूड में नहीं होता. इनको सुपर फूड कहा जाता है स्पाइरुलिना. स्पाइरुलिना के छोटे छोटे कैप्सूल आते हैं, है ना. वो कैप्सूल मतलब आप ये सोचिए कि एक हाफ स्पून स्पाइरुलिना, एक आधा चम्मच स्पाइरुलिना, टेक टी स्पून, हाफ टी स्पून, उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है, इतनी मतलब न्यूट्रिशन होता है कि किसी भी ह्यूमन बॉडी को सुबह से शाम तक जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड कर सकता है. सब न्यूट्रिशनल वैल्यू सफिशिएंट. आप समझ सकते हैं ये कितना रिच होता है. जापानीज लोग क्या करते हैं, वो एक नोर सूप आता है ना, नोर करके, नोर का सूप आता है. Yes, sir. वो एक्चुअली क्या है, जापानीज लोग एक सूप बनाते हैं, उसको नोरी कहते हैं. नोरी जापान में उन लोगों को वो लोग पिलाते हैं जो लोग बीमार होते हैं, जिनमें हीलिंग हो, जिन चोट लग जाती है, हीलिंग नहीं हो रही होती, तो हीलिंग करने के लिए और जल्दी ठीक हो जाए इसलिए नोरी सूप पिलाते हैं. नोरी एक्चुअली वो लोग स्पाइरुलिना से ही बनाते हैं, वहां से टर्म आपका नॉर करके आया है. ठीक है. तो स्पाइरुलिना, दिस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन. इससे ज्यादा किसी चीज में नहीं खाई थी. दूसरा आता है क्लोरेला. क्लोरेला क्या होता है? क्लोरेला ये क्या करता है? इट प्यूरिफाई दी गैसेस. तो ये क्या करता है, स्पेस क्राफ्ट में गैसेस को प्यूरिफाई करने का काम करता है ना. तो एक तो ये गैसेस को प्यूरिफाई करने का काम करता है, और क्या करता है, इसका क्लोरेला का एक और यूज है,
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको इकट्ठा कर देते हैं, उसमें क्लोरेला डाल देते हैं। क्लोरेला इसको उसको क्या करता है, डिग्रेड कर देता है। तो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नोट कर लो। तो स्पेस एल्गी भी है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी इसको यूज किया जाता है ना। ये प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। एयर प्यूरिफायर भी है। समझ आ गया ना? यस सर। ठीक, दोनों नोट कर लिया। अब एक और क्या है, एक सब्सटेंस होता है, ये भी बहुत पूछा हुआ। अगर 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 को हम लोग निकालते हैं, एक एल्गी है जिलीडियम, तो अगर को जिलीडियम से निकालते हैं, बताता हूँ अगर क्या होता है। और एक और है ग्रेसिलेरिया, अगर ग्रेसिलेरिया ग्रेसिलेरिया तो अगर को हम लोग जिलेडियम से निकालते हैं, ग्रेसिलेरिया से निकालते हैं, दोनों ही रेड एल्गी है। अब इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज होता है पेपर बनाने में, टेक्सटाइल में, अगर का पेपर बनाने में, और कल्चर मीडियम में, कल्चर मीडियम बैक्टीरिया वगैरह जो उगाने के लिए हम लोग कल्चर मीडियम बनाते हैं, कल्चर मीडियम में, है ना। पेपर बनाने में इसका यूज होता है। और कहाँ पर यूज होता है? और टेक्सटाइल में यूज होता है। हाँ, पेपर में, कल्चर मीडियम में और टेक्सटाइल में, ये लिख लो, इसका यूज होता अगर का। ठीक, यस सर। नेक्स्ट है एक और सब्सटेंस है, याद रखना ये इसके नाम किससे क्या निकालते हैं। एल्जिन, एल्जिन कहां से निकालते हैं? एल्जिन हम लोग निकालते हैं लैमिनेरिया से, ब्राउन एल्गी से निकालते हैं। देखिए, लैमिनेरिया से निकालते हैं, फ्यूकस से निकालते हैं, लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड सार्गसम। सार्गसम, ये तीनों एल्गी हैं, लैमिनेरिया, फ्यूकस, सार्गसम, ब्राउन एल्गी हैं। इनसे हम लोग निकालते हैं अगर सॉरी एल्जिन। एल्जिन का क्या यूज होता है? आइसक्रीम खाते हो ना, यस सर। आइसक्रीम में वो जो आइसक्रीम का बेस होता है वो एल्जिन ही होता है। वो जो आप खाते हो ना आइसक्रीम में, वो एल्जिन ही होता है। दूसरा, कैप्सूल होते हैं ना, कैप्सूल, कैप्सूल हमारे मुंह में रखते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, कवर उनका, कैप्सूल का कवर इसी का बना होता है, एल्जिन। यस सर। और ये यूज करता है, जेली बनाने में भी यूज होता है, आइसक्रीम बनाने में, जेली बनाने में, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसे बनाने में। वो आर्टिफिशियल फ्रूट खाए ना, जो अपन आइसक्रीम वगैरह में डालते हैं, यस सर। वो इसी के बने होते हैं। आर्टिफिशियल फ्रूट्स, है ना, ये सब इसी के बने होते हैं। और ये जितना भी आप ये देखते हो ना, ये मिल्क प्रोडक्ट, सॉरी क्या बोलेंगे इनको, एनर्जी प्रोडक्ट जो आते हैं, जैसे हॉर्लिक्स हो गया, बॉर्नविटा वगैरह वगैरह, जो भी आता है सब में पड़ा होता है। सब में ये मिल्क को थिक कर देता है, उसको टेस्टी बना देता है। सब जितने एनर्जी ड्रिंक आते हैं सब में पड़ा होता है एल्जिन। ठीक है? और वन मोर, तो एल्जिन, अगर और कारागिन निकालते किससे हैं, ये जरूर याद रखना। आप देखना बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कारागिन। एक और होता है, इसको हम लोग बोलते हैं काराग्रीन। काराग्रीन हम लोग निकालते हैं, एल्गी है, उसको बोलते हैं कॉन्ड्रस। इसको कॉन्ड्रस नाम के एक एल्गी से निकालते हैं, कॉन्ड्रस से। और ये क्या है, कैसे यूज होता है काराग्रीन? काराग्रीन इज, एक तो इमल्सिफायर है, इमल्सन बनाने में काम करता है, इमल्सिफायर। और क्या इसका यूज होता है? इमल्सिफायर और क्लीनिंग एजेंट की तरह। बाकी एल्गी में कुछ भी भूल जाना, एल्जिन, एगर और काराग्रीन तीनों निकालते कहां से, बिल्कुल मत भूलना। बस इतना ही आपको याद रखना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक भाई, यस सर। चलो यहाँ तक मामला आसान था। आप नोट करेंगे, एल्गी कैन बी क्लासिफाइड
into 3 classes. Algae can be classified into 3 classes. तो हम लोग करते क्या है, एल्गी को 3 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम वैसे चल रहे हैं, एवोल्यूशनरी टर्म में चल रहे हैं। तो सबसे पहले आए होंगे कौन, रेड एल्गी। तो सबसे पहले रेड एल्गी आए, तो हम लोग रेड एल्गी को एक क्लास में रखते हैं। तो उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी। ठीक है, तो रेड एल्गी को हम लोग रखते हैं और सॉरी रोडोफाइसी, रोडोफाइसी में। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर डेवलपमेंट सीक्वेंस में एवोल्यूशन में आई होगी ब्राउन एल्गी। क्या कहते हैं भाई, तो ब्राउन एल्गी का जो क्लास है उसे कहते हैं, फियोफाइसी। वेरी गुड, फियोफाइसी। एंड द थर्ड वन इज सबसे एडवांस ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी को हम लोग बोलते हैं, किसको रखते हैं, क्लोरोफाइसी, है ना। क्लियर भाई। यस सर। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए रेड एल्गी रोडोफाइसी, है ना। तो रेड एल्गी को हम लोग रखते हैं रोडोफाइसी। सबसे पहले रोडोफाइसी डालिए। ठीक, अब स्टार्ट किया जाए। तो पहले मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि रेड एल्गी कैसे दिखाई देते हैं। रेड एल्गी, रेड एल्गी बहुत अजीब से दिखाई देते हैं, वो लगते ही नहीं कि वो एल्गी है या प्लांट जैसा कोई स्ट्रक्चर है। तो रेड एल्गी आपको दिखा देता हूँ, पॉलीसाइफोनिया दिखा देता हूँ। देखो ये एक तरह का रेड एल्गी है ना। ये ऐसे लगेगा प्लांट जैसे ओशन के अंदर सूखी झाड़ियां होती ना, वैसे दिखाई देगा। आई हैव सीन प्रैक्टिकली रेड एल्गी कैसा दिखता, पॉलीसाइफोनिया। बिल्कुल आपको लगेगा कि ये तो एल्गी फेल्गी कुछ नहीं, ये सर कहीं से झाड़ी ढूंढ करके ले आया। अगर आपको मैं रेड एल्गी दिखाऊं, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। तो वो सूखने के बाद बिल्कुल जैसे पतली पतली झाड़ियां होती है वैसे ही दिखाई देता है। बट इट्स रेड एल्गी, इसको हम पॉलीसाइफोनिया कहते हैं। और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। आप देखो इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसका स्टेम का स्ट्रक्चर है ना। देखो ये इसका ट्रांसपोर्ट, ये बीच वाला क्या है, इसको हम लोग सेंट्रल साइफोन कहते हैं। यहाँ से ये होता है सेंट्रल साइफोन से, ये इससे कंडक्शन का काम करता है, कंडक्शन टिश्यू की तरह काम करता है। मतलब आस-पास साइड साइड कंडक्शन होता है इसमें, ठीक है। और साइड वाले को, इसके किनारे वाले को प्रिंसिपल साइफोन, और ऊपर वाले को, ये सबसे ऊपर की लेयर, इसको कॉर्टिकल टिश्यू बोलते हैं। सब पैरेन्काइमा से बना होता है ना। और इस तरह से इसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है। डाइकोटोमस मतलब एक ब्रांच निकलेगी, फिर 2 ब्रांच में, फिर फर्दर फिर 2 ब्रांच में। इस तरह से डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है। तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है ना। और ये जिसका डायग्राम है, दिस इज पॉलीसाइफोनिया। रेड एल्गी, पॉलीसाइफोनिया। तो पॉलीसाइफोनिया एक रेड एल्गी। अब रेड एल्गी की चलिए नोट करते चलिए पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है, दे पोजेस क्लोरोफिल ए, फाइकोबिलिन्स, they possess chlorophyll A, phycobilins, Floridian starch, they possess chlorophyll A, phycobilins, Floridian starch as a reserve food, and they also contain agar and caragreen, but स्टार बना के लिखेंगे, but flagellated cells are
but flagellated cells are absent. ऐसी कोई सेल या गैमीट नहीं पाया जाएगा, flagellated cells are absent, जिसमें कि फ्लैजिला पाया जाए, तो flagellated cells नहीं पाए जाते. Next point. Red algae are marine. Red algae are marine, except few. Red algae are marine, तो मेनली ये ओशंस में पाई जाती हैं, except few. कुछ एक्सेप्शन है जो कि पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में. नेक्स्ट. The plant body may be unicellular, filamentous, or multicellular. नेक्स्ट पॉइंट. इनकी जो सेल वॉल होती है बाहर सेल की, उसमें कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं. सेल वॉल कंटेन सेलुलोज एंड पेक्टिक कंपाउंड, पेक्टिन पाया जाता है, एंड पेक्टिक कंपाउंड, सेलुलोज एंड पेक्टिक कंपाउंड. They are mainly sulfated compound. They are mainly sulfated compound. मतलब इनमें सल्फर पाया जाता है. They are mainly sulfated compound. Next. Some red algae have calcium carbonate. Some red algae have calcium carbonate on their cell wall. Hence, they look like coral. And called coralline. तो कोरालाइन इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, ऐसे एल्गी जो कोरल की तरह दिखाई देते हैं लेकिन वो रेड एल्गी होते हैं. कोरालाइन रेड एल्गी जो होते हैं उनकी वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होता है, तो वो कुछ लगते हैं कि ये क्या है, कोरल्स क्या होते हैं. चलो पूछ ही लेता हूँ लगे हाथ. कोरल्स क्या होते हैं पढ़ाऊंगा, हालांकि मैं जब आपको एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा मैं. कोरल्स कोई बता सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स होते हैं जो कॉलोनी बना लेते हैं सी बेड पे. गुड. क्या होते हैं वो लोग, मतलब किस फाइलम में रखा जाए उनको? सर एनिमेलिया किंगडम में आते हैं वो. गुड. नॉन मोटाइल होते हैं. बहुत सही, वेरी गुड. नॉन मोटाइल होते हैं, एनिमिलिया में आते हैं. और एग्जाम्पल के तौर पे उनको हम लोग रखेंगे किसमें, निडेरियस, हाँ निडेरियंस पे आएंगे वो. इसमें जैसे ये आते हैं, और क्या बोलते हैं, तो सिलेंट्रेटा होते हैं ना निडेरियंस भी. हाँ सेम है, सिलेंट्रेटा ही बोलते हैं. पहले उसको सिलेंट्रेटा बोलते हैं, उसको निडेरियंस बोलते हैं. Yes. तो सिलेंट्रेट में जैसे ये आता है, क्या बोलते हैं उस बारे में, नाम बोल रहा हूँ, मिस हो रहा है दिमाग से. प्लांट, जो प्लांट जैसे दिखाई देता है, हाइड्रा विरिडिस. हाँ हाइड्रा विरिडिस, हाइड्रा की तरह होते हैं कुछ, पॉलिप्स बोलते हैं उनको हम लोग ना. तो हाइड्रा की तरह दिखाई देते हैं. दे आर सिलेंट्रेट बोले आप या निडेरियंस बोले, तो निडेरिया में आते हैं. तो कोरल जो होते हैं वो एनिमल के डेड बॉडी से बनते हैं. और ऑस्ट्रेलिया के साइड में एक ग्रेट बैरियर रीफ करके एक बड़ी सी चट्टान है जो कि 200 किलोमीटर लंबी है और 90 किलोमीटर चौड़ी है. तो उसको वो पूरी की पूरी कोरल की बनी हुई होती है. चलो जब आगे बढ़ाएंगे तब बात करेंगे इसके बारे में. नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए. The chloroplast contain क्रोमेटोफोर्स. कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? बैक्टीरिया में, याद आया ना, ब्लू ग्रीन एल्गी में.
Yes, sir. क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्रोमेटोफोर्स, है ना, दैट इज अनडेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट. नेक्स्ट पॉइंट, द रिजर्व फूड इज फ्लोरिडियन स्टार्च. इनकी सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है और जो रिजर्व फूड के फॉर्म में होता है उसको हम फ्लोरिडियन स्टार्च कहते हैं. द रिजर्व फूड इज फ्लोरिडियन स्टार्च. नेक्स्ट पॉइंट, asexual reproduction takes place through asexual reproduction takes place through spore formation. Asexual reproduction takes place through spore formation. Next, sexual reproduction अभी मैं आपको बताऊंगा. Sexual reproduction takes place through carpogonium which is female reproductive organ, and spermatium which is male reproductive gamete. Spermatium which is male reproductive gamete. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कार्पोगोनियम और स्पर्मेटियम की हेल्प से होता है. अब कार्पोगोनियम क्या होता है, स्पर्मेटियम क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ. व्हाट इज कार्पोगोनियम एंड व्हाट इज स्पर्मेटियम. गिव मी वन सेकंड. ये नोट कर लिया, हटा लूं ये डायग्राम. Yes, sir. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं आपको दिखाता हूँ स्पर्मेटियम और कार्पोगोनियम होते क्या. इज इट देयर? वन सेकंड. स्पर्मेटियम एंड कार्पोगोनियम. देखते हैं डायग्राम आपको
इसमें थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, मजा नहीं आएगा हालांकि, तब समझ जाओगे। देखो लाइफ साइकिल पॉलीसाइफोनिया की, है ना। देखो यहाँ पर आप देख पाएंगे, देखिए ये रेड एल्गी है, इसमें स्पोर्स बनते हैं, फिर गैमेटोफाइट बनता है। देखो मैं बता ही देता हूँ। ये ये स्पोरोफाइट है ना। स्पोरोफाइट वो होते हैं जो डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। इसमें टेट्रास्पोर बनते हैं, है ना, टेट्रास्पोर बनते हैं इस तरह के। ये जो टेट्रास्पोर मतलब 4 स्पोर एक साथ जुड़े होते हैं, टेट्रास्पोर। टेट्रास्पोर अलग हो जाते हैं, टेट्रास्पोर जर्मिनेट करते हैं, उससे फिर क्या होता है, अब टेट्रास्पोर कैसे हैं, सब हैप्लॉइड है, सब हैप्लॉइड है। इससे क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, है ना। गैमेटोफाइट पे क्या बनेंगे, मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे। आप देखो जो फीमेल, 2 तरह के गैमेटोफाइट होंगे, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। ये इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको हम कार्पोगोनियम कहते हैं। कार्पोगोनियम ये स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कार्पोगोनियम, ये कार्पोगोनियम, ठीक है, ये कार्पोगोनियम है। तो ये कार्पोगोनियम, अब कार्पोगोनियम में, और ये क्या है, स्पर्मेटिया है। इस तरह के नॉन मोटाइल स्पोर जो होते हैं इनको स्पर्मेटिया बोलते हैं और इसको कार्पोगोनियम बोलते हैं। यहाँ पर स्पर्मेटिया छोटे छोटे नॉन मोटाइल होते हैं, स्पोर जैसे होते हैं, ये रिलीज होते हैं और ये जाकर के कार्पोगोनियम में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। लेकिन हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, और उसके बाद फिर से क्या हो गया, डेप्लॉइड हो गया। डेप्लॉइड जो प्लांट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। तो इससे स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गया कार्पोगोनियम कैसे होते हैं, यस सर। ठीक है। तो कार्पोगोनियम वहां पे पढ़ा था ना, स्पर्मेटिया और कार्पोगोनियम, स्पर्मेटियम पढ़ा था ना, स्पर्मेशन पढ़ा था यस सर। एल्गी में, यस। फंजाई में। वो वैसे ही कुछ कुछ है इस तरह का, है ना, उसी तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक। तो कार्पोगोनियम कुछ तरह से आप ऐसे बना सकते हो, इस तरह का आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, इस टाइप स्ट्रक्चर, इस तरह दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे बना लो। ये कार्पोगोनियम है और इस तरह का स्ट्रक्चर स्पर्मेटिया बना लो, है ना। तो इसमें और भी कुछ इस तरह के अंदर सेल पाई जाती है। तो कार्पोगोनियम और स्पर्मेटियम, ठीक है, यस सर। ओके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, और कुछ खास बात, कुछ तो खास बात और है। अगर कहाँ से निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। एक और बात इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, पूछा हुआ भी है। ब्रोमीन इसी से निकालते हैं, नोट करेंगे। पॉलीसाइफोनिया, ये वाला लिए, पॉलीसाइफोनिया इज द सोर्स ऑफ ब्रोमीन। पॉलीसाइफोनिया इज द सोर्स ऑफ ब्रोमीन। एक और नोट करो, फ्यूनोरी इज, फ्यूनोरी मैं लिख देता हूं, फ्यूनोरी, ये भी पूछा जाता है। फ्यूनोरी एक सब्सटेंस है, ये गोंद की तरह होता है, ग्लू है। फ्यूनोरी इज अ ग्लू which is extracted from Gliopeltis, Gliopeltis, ठीक है ना। Funory is a substance which is extracted from Gliopeltis, a red alga. Funory is a substance which is extracted from Gliopeltis, red alga. It is used as, it is used as adhesive agent. It is used as adhesive agent. जोड़ने के काम में आता है, पेपर वगैरह जोड़ने के काम में आता है, जैसे ग्लू होती है बिल्कुल वैसे ही यूज किया जाता है। ठीक भाई, ब्रोमीन यस मैंने सर। आपको बता ही दिया, ब्रोमीन वाला भी पूछा। तो आपको ब्रोमीन याद रखना है, कहाँ से निकालते हैं, फ्यूनोरी कहाँ से निकालते हैं, अगर कहाँ से निकालते हैं, जिलेडियम कहाँ से निकालते हैं, काराग्रीन कहाँ से निकालते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, आपको इनके एग्जाम्पल बिल्कुल याद होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे आने वाले क्वेश्चन है। कई बार मैथ द फॉलोइंग में पूछ लेते, कई बार डायरेक्टली आ
नेक्स्ट हमारा एल्गी कौन सा? ब्राउन एल्गी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्लास सेकंड क्लास। पहली क्लास थी रेड एल्गी, क्लास सेकंड ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी या फियोफाइटा, फियोफाइसी। अब एक ब्राउन एल्गी आपको दिखा देता हूँ। एल्गी आपको प्लांट जैसी कोई फीलिंग नहीं आएगी कि प्लांट जैसा आपको दिखाई नहीं देंगे। ये ब्राउन एल्गी, ठीक है। जो ब्राउन एल्गी है, आप देखो थोड़ा थोड़ा ये डेवलप होना स्टार्ट हो गया, आपको कुछ कुछ लगने लगेंगे कि प्लांट है क्या। ब्राउन एल्गी बहुत ही जाइंट टाइप का एल्गी होता है, वेरी जाइंट काइंड ऑफ एल्गी ब्राउन एल्गी। ये कौन सा ब्राउन एल्गी है? ये है भाई साहब लैमिनेरिया। दिस इज लैमिनेरिया, है ना, ये लैमिनेरिया है। अब ब्राउन एल्गी जो होते हैं, ब्राउन एल्गी बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनको हम जाइंट एल्गी बोलते हैं, दे आर जाइंट एल्गी। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम लोग सीवीड कहते हैं, सीवीड, है ना, सीवीड इन्हीं को कहा जाता है। ब्राउन एल्गी की हाइट कितनी हो सकती है? ये भाई साहब 40 मीटर से लेकर के 100 मीटर तक हो सकता है। माइंडेड 40 मीटर से 100 मीटर, मतलब समझे 350 सवा 300 फीट, बहुत बड़ा होता है। हाँ। लेकिन इसमें कोई मैकेनिकल टिश्यू नहीं पाया जाता, ये ऐसे ही वाटर में रहते हैं। ये जो ऊपर वाला प्लांट होता है इसको हम ब्लेड कहते हैं, देखो लीव जैसे, इसको हम ब्लेड कहते हैं। यहाँ पर ये जो नीचे वाला पार्ट इसको हम स्टाइप कहते हैं, और जो रूट जैसा स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से जुड़ा होता है इसको हम होल्ड फास्ट कहते हैं। और देखो यहाँ पे लिखा है थैलस लाइक बॉडी, है ना, तो थैलस जैसा स्ट्रक्चर, नोट कर लो ब्राउन एल्गी। सर ये एयर सैक टाइप के बॉडीज सारे ब्राउन एल्गी में मिलते हैं? पूरे जितने ब्राउन एल्गी होते हैं, जो लार्जर ब्राउन एल्गी, एक्चुअली जिनको हम लोग एक्चुअली मैं बताता हूँ, जो जाइंट एल्गी है ना, जाइंट ये जाइंट ब्राउन एल्गी, तो जाइंट ब्राउन एल्गी जो होते हैं इनको हम लोग केल्प कहते हैं, वी कॉल देम केल्प, है ना, याद रखना। केल्प किसको बोलते हैं? जाइंट एल्गी। जितने भी केल्प होते हैं सब में इस तरह के एयर सैक पाए जाते हैं। ये एयर सैक हो गया, दिखाता हूँ, बता देता हूँ मैं। ये जैसे ये एयर सैक हो गया, यहाँ पर पत्तियों में छोटे छोटे एयर बबल्स या एयर सैक पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये प्लांट को बायोन्सी प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी हेल्प से ये सीधा खड़ा होता है। वरना आप सोचिए कि इतना बड़ा प्लांट सीधे कैसे खड़ा होता है। तो दे हैव एयर सैक, इस तरह से एयर सैक पाए जाते हैं विच प्रोवाइड देम बायोन्सी। नोट करो। यस सर। नोट करेंगे। ब्राउन एल्गी कंटेन, ब्राउन एल्गी कंटेन क्लोरोफिल ए, कॉमा क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए, चलो इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल सी। अच्छा, सबसे एडवांस क्लोरोफिल कौन सा होता है जो मॉडर्न प्लांट्स में पाया जाता है? बी इज द मोस्ट एडवांस क्लोरोफिल, याद रखना, बी सबसे एडवांस होता है। आज की डेट में जो प्लांट होते हैं उनमें बी ही पाया जाता है। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन, क्लोरोफिल ए, chlorophyll C and fucoxanthin, full stop. Majority of them are marine, majority of them are marine. Next, in brown algae unicellular forms are absent. In brown algae unicellular forms are absent.
यूनिसेलुलर फॉर्म नहीं पाए जाते, मतलब सब मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, brown algae include brown algae includes the giant or largest algae. Brown algae include giant or largest algae which are known as kelp, है ना। अब केल्प में सबसे बड़ा एल्गी कौन सा है, अगर पूछा जाए लार्जेस्ट एल्गी कौन सा है, कौन सा सबसे बड़ा एल्गी, तो पूरे एल्गी की बात करो, चाहे ब्राउन एल्गी सबसे बड़े एल्गी होते हैं, ब्राउन एल्गी में भी सबसे बड़ा एक ब्राउन एल्गी, उसका नाम है मैक्रोसिस्टिस। तो नोट करो, मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस is the largest brown algae. It may be 40 to 100 meter. Microcystis is the largest brown algae. It may be 40 to 100 meter in height. It may be 40 to 100 meter in height. Next, the another kelp is Nereocystis. N-E-R-E, Nereocystis. Nereocystis. It may be from 20 to 30 meter in height. Okay, so Macrocystis or Nereocystis, largest brown algae. Next point. 20 to 30 मीटर। मीटर बहुत होता है, 30 मीटर का मतलब भी हुआ 100 फीट के आसपास। नोट करेंगे, द लार्ज फॉर्म लाइक केल्प often contain air vesicle. The large form like kelp often contain air vesicle or air bladder, bubble जैसे structure, air vesicle or air bladder, which provide buoyancy to these large algae in water. Next point. The chloroplast contain chromatophores. The chloroplast contain chromatophore. कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं वो तुमको पता है, नोट करेंगे। फ्यूकोजेंथिन मैंने लिख दिया, फ्यूकोजेंथिन gives them brown color. Fucosanthin gives them brown color. अब इनकी सेल में रिजर्व फूड क्या होता है, तो वहां पर हमने पढ़ा था फ्लोरिडियन स्टार्च रेड एल्गी में, यहां पर द रिजर्व फूड इज लैमिनारिन. The reserve food is laminarin, which is a type of carbohydrate. The reserve food is laminarin, which is a type of carbohydrate, and they also have lipid as reserve food. और क्या है नेक्स्ट, asexual reproduction takes place
through asexual reproduction takes place through both motile and asexual reproduction takes place through both motile and non-motile spores. Motile and non-motile spores. The motile spores are called zoospore. The motile spore are called zoospore, and they have biflagellated and heteroconed flagella. क्या होता है भाई? Biflagellated, heteroconed flagella. Heteroconed क्या था? 2 डिफरेंट टाइप के फ्लैजिला। राइट, ठीक है। नेक्स्ट, sexual reproduction takes place through isogamy, anisogamy. Sexual reproduction takes place through isogamy, anisogamy and oogamy. मैं आपको इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा देता हूँ। लैमिनेट इसका ब्राउन एल्गी। Sexual reproduction takes place through isogamy, anisogamy and oogamy. अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये ब्लेड्स होती हैं। इन्हीं ब्लेड्स के अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इनमें मियोसिस होती है। मियोसिस होकर के स्पोर्स बनते हैं। आप ये स्पोर जो होते हैं में माइटोसिस होती है, ये जर्मिनेट करते हैं। ये फीमेल गैमिटोफाइट, और याद रखना जो हैप्लॉइड प्लांट होता है इनमें उनको क्या बोलते हैं? गैमिटोफाइट। गैमिटो मींस गैमीट बनाने वाले, और फाइट मींस प्लांट, ऐसे प्लांट बॉडी जिनमें गैमीट बने तो गैमिटोफाइट। तो गैमिटोफाइट वो बॉडी होती है जिनमें गैमीट बनते हैं। तो यहाँ पर हैप्लॉइड गैमिटोफाइट मतलब एक हैप्लॉइड प्लांट जैसा स्ट्रक्चर है, दूसरा ये हैप्लॉइड फीमेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक में क्या बनता है? स्पर्म, और एक में बनता है एग। स्पर्म और एग फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट में सीधे माइटोसिस होती है, एम्ब्रियो नहीं बनता। माइटोसिस होने के बाद सीधे सीधे प्लांट का स्ट्रक्चर बन जाता है। सो दिस इज द लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यस सर। ठीक है, तो दैट्स इट, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। और देखो ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें लाइफ में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों प्लांट बॉडी आए, तो ये जो डिप्लॉइड वाला होता है इसको क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे इसकी लाइफ में एक प्लांट है जो डिप्लॉइड, उसको स्पोरोफाइट बोलेंगे, वो मेन प्लांट है। और दो छोटे छोटे प्लांट बनते हैं जिनको क्या बोलते हैं? गैमिटोफाइट। तो यहाँ पर पहले स्पोरोफाइट, फिर गैमिटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमिटोफाइट। इस तरह की जो लाइफ साइकिल होती है उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर है भाई कि नहीं क्लियर है? यस सर। हर एक के बाद एक आएगा तो नोट करेंगे। द लाइफ साइकिल हैव alternation of generation. The life cycle have alternation of generation. तो ये हमारे ब्राउन एल्गी थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन एल्गी। कोई डाउट हो बताइए। नो सर। पक्का? यस सर। चलो ठीक है, तो आप इसका नोट कर लीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? ग्रीन एल्गी। और एल्गी खत्म करके मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रायो स्टार्ट कर देंगे। यस सर। तो जो मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी जरूर याद रखिएगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, वरना आप एक बार नीट का पेपर पलट के देखिएगा, एल्गी से कितने क्वेश्चन पूछेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एग्जांपल से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? और इसको आगे करते हैं। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। लीजा, समझ आया ना सब कुछ? यस सर। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।